जेठानी तो मैं लाऊंगी। देखिए बहन जी, हम आपके सामने सारी बातें साफ साफ रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कल को आप लोगों को इधर उधर से कुछ पता चले। देखिए, हमारे 2 बेटे हैं, हितेश और धर्मेश। हितेश मेरा छोटा बेटा है और धर्मेश बड़ा। धर्मेश शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए कई सालों तक उसे शादी के लिए मनाने के बाद हमने फैसला किया कि आखिर कब तक बड़े के चक्कर में हम छोटे को भी बिठा कर रखेंगे। आखिर छोटे की भी तो शादी की उम्र हो रही है और बड़े के चक्कर में छोटे की खुशियों को क्यों कुर्बान करें। इसलिए हमने तय किया है कि हम छोटे की शादी कर देंगे। और अगर आज ये रिश्ता तय होता है तो आप इस बात का ख्याल रखें कि शादी के बाद आपकी बेटी अदिति ही घर की इकलौती बहू होगी। अब अगर धर्मेश शादी नहीं करना चाहता तो इसमें हितेश का क्या दोष है? और इस वजह से हम हितेश जैसे होनहार लड़के के रिश्ते के लिए मना भी तो नहीं कर सकते। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए बहन जी। बड़ों की रजामंदी होने के बाद हितेश और अदिति की शादी हो जाती है और शादी के बाद अदिति अपने ससुराल पहुंच जाती है। शादी के कुछ महीने बाद माना कि ज्यादातर लड़कियों को अपनी जेठानियों से समस्या ही होती है, लेकिन सच बात तो यह है कि घर में देवरानी या जेठानी के होने से काम आधा हो जाता है। अरे कम से कम उनके साथ काम का बोझ बांटने के लिए कोई तो होता है। लेकिन हमारे घर में तो काम करने वाला कोई नहीं है और काम फैलाने वाले इतने सारे लोग। ना तो मैं धर्मेश भैया से काम के लिए कह सकती हूँ, ना माँ जी और बाबूजी से। ले देकर हितेश से अगर कभी काम में मदद के लिए कह भी दो तो माँ जी आँख दिखाने लगती है। जब से शादी हुई है दिन रात सिर्फ काम ही कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी नहीं हुई, यहाँ काम वाली की नौकरानी मिल गई है मुझे। अरे यार, कितनी लकी है ना तू। घर की इकलौती बहू है, जो कुछ है सब कुछ तेरा ही है। तू तो राज कर रही होगी अपने घर पर। और एक मैं हूँ, जब से शादी करके गई हूँ ना तब से अपनी दोनों सासों का हुक्म ही बजा रही हूँ। है 2 सास? अरे मैडम, जिठानी भी तो दूसरी सास ही होती है। वो सास होने से कौन सा बाज आती है। अरे मेरी सास इतना हुक्म नहीं चलाती मुझ पर जितना मेरी जिठानी चलाती है। ऊपर से हर बात में इस बात का एहसान कि इतने साल तुम्हारे पति को बना बना कर खिलाया है। अब बताओ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे पति को बनाकर खिलाने के लिए मैं तो नहीं आ सकती थी ना। फिर मुझे क्यों एहसान दिखाती रहती है हर समय। अरे यार, मैं तो कहती हूँ जहाँ पर देवरानी जिठानी वाला झंझट हो ना, उस घर में शादी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी से ना चैन और सुकून खत्म हो जाता है। अरे कैसी बात करिए त्रिशा तू, ये तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। ऐसा नहीं कि देवरानी और जेठानी सिर्फ लड़ने झगड़ने के लिए होती है। अरे तुम 2 लोग हो तो काम का बंटवारा भी तो 2 लोगों में बराबर बराबर होता होगा ना। कोई दुख तकलीफ या टेंशन होती होगी तो तुम दोनों आपस में शेयर भी तो करते होंगे। और एक मैं हूँ, यहाँ पर घर में बात करने के लिए भी कोई नहीं है। माँ जी अपने भजन कीर्तन में व्यस्त रहती हैं और मैं पूरा दिन घर में सिर्फ खाना बर्तन और सफाई करती रहती हूँ। अरे यार, ये तो वही बात हो गई ना, दुख अपने अपने। तू जेठानी ना होने से दुखी है और मैं जेठानी के होने से। देख त्रिशा, कभी कभी लड़ना या बहस करना भी ना एक थेरेपी की तरह काम करता है। अरे जो कुछ भी फ्रस्ट्रेशन अंदर भरी होती है ना, वो बाहर आ जाती है और बंदा स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच जाता है। मुझे ही देख लें, 1 साल हो गया मेरी शादी को। अरे यार, मैं तरस जाती हूँ कोई तो हो जिससे मैं 2 बात कर सकूँ। तू ना लक्की है, लड़ने के लिए ही सही तेरे पास कोई है तो सही। ये तूने सही ज्ञान दिया यार कि झगड़ना भी थेरेपी का काम करता है। ठीक है, आज से मैं रोज ये थेरेपी लेने वाली हूँ। तू ना 1 नंबर की मस्करी रहने वाली है, तुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। चलते जा, मुझे बहुत काम है अभी। परेशान हो गई हूँ, पूरा दिन काम काम काम। सच बताऊँ तो ये धर्मेश भैया का ना एक्स्ट्रा बर्डन मुझसे झेला नहीं जा रहा है। पहले सुबह सुबह उठकर उनके लिए नाश्ता बनाओ, लंच पैक करो, कपड़े धोकर प्रेस करो। आखिर मैं कब तक ये सब करती रहूँगी। आज तो हमारे बच्चे नहीं है, कल को जब बच्चे हो जाएंगे तो अपने परिवार के साथ साथ जेठ जी को भी सारी ज़िंदगी मुझे ही झेलना पड़ेगा। माँ जी से बात करती हूँ, एक बार और भैया से बात करें, कोई अच्छी सी लड़की दिखाकर उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते। मम्मी जी देखिए, सुनने में ना आपको थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं अकेले ना इस घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई हूँ। अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरा हाथ बटाने वाला कोई हो इस घर में। आप अपने भजन कीर्तन के लिए चली जाती है और बाकी लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पूरा दिन इतने बड़े घर की देखभाल, खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, इन सब से ना मैं थक कर चूर हो जाती हूँ। आप एक और बार जेठ जी से बात करिए ना, अगर वो तैयार हो जाए तो हम उनके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढकर उनकी शादी कर देते हैं। देख बेटा, मैं समझ रही हूँ, कोई भी लड़की जीवन भर कुंवारे जेठ की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहेगी।
तेरी बात गलत नहीं है, मैं तुझे गलत नहीं कहूंगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा। इस धर्मेश ने तो जैसे कसम खा ली है कि ये शादी नहीं करेगा। तुझे क्या लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की होगी? मेरा बड़ा बेटा कुंवारा बैठा हो, इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती होगी? अरे बेटा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई तो अफसर आए जो इसकी तपस्या भंग कर दे, इसका मन मोह ले और ये शादी के लिए तैयार हो जाए। अच्छा माँ जी, आप बस ये बताइए कि आपको जेठ जी के लिए कैसी लड़की चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि कोई ऐसी अप्सरा उनके लिए ढूंढ कर लाऊं जो उनकी तपस्या भंग कर दे। अरे बेटा, अब तो मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई भी लड़की हो, काली गोरी लंबी छोटी, बस मेरे धर्मेश को पसंद आ जाए। वो शादी के लिए हाँ बोल दे और मेरे बेटे का घर बस जाए। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो माँ जी तो बहुत आसानी से मान गई। एक बार जेठ जी से भी बात करके देखती हूँ। शाम के समय जब अदिति के जेठ धर्मेश घर वापस आते हैं तो अदिति उनके पास जाती है। भैया, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आज ऐसा सवाल क्यों किया? तो फिर अपनी छोटी बहन की एक बात मानेंगे? आप शादी कर लीजिए ना भैया। देखो अदिति, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेहतर होगा तुम भी आगे से मुझसे इस तरह की कोई बात ना करो। मैंने अपना मन बना लिया है और मेरा फैसला अटल है। इतना कहकर धर्मेश उठकर अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शादी के बारे में बात करते हुए भैया के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई थी। आखिर ऐसा क्या कारण है कि भैया शादी के बारे में बात करते हुए उदास हो गए? कहीं कोई और बात तो नहीं? हितेश, क्या भैया हमेशा से ऐसे ही चुपचाप रहते हैं? आप तो बचपन से उन्हें जानते हैं ना? अरे नहीं, पहले तो भैया खूब बातें करते थे। पड़ोस वाली रीमा भाभी है ना, उनके यहाँ भी खूब आना जाना था भैया का। खूब हंसी मजाक चलता था उनका भैया के साथ। फिर पता नहीं क्या हुआ, भैया बिल्कुल चुपचाप हो गए। ना किसी से मिलते हैं, ना कहीं शादी पार्टी में जाते हैं। भाभी से भी अब बात नहीं करते। लगता है रीमा भाभी ज़रूर कुछ जानती है। कल उनसे मिलकर आती हूँ। अगले दिन। अरे अदिति, आओ आओ, कैसी हो? भाभी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। क्या आप बता सकती हैं अचानक भैया इतने बदले बदले से कैसे हो गए? कुछ हुआ था क्या? क्या बताऊं अदिति, धर्मेश के बारे में सोचकर मुझे भी बहुत दुख होता है। बड़ा अच्छा लड़का है वो, उसे उसकी अच्छाई ने ही बर्बाद कर दिया। आजकल जहाँ देखो धोखेबाज लोग ही नज़र आते हैं, लेकिन इस मतलबी दुनिया में आज भी कुछ सच्चे लोग हैं, और उनमें से ही एक है तुम्हारे जेठ धर्मेश। वो उन लड़कों में से है जिसने हमेशा अपने शब्दों का मान रखा, जो वादा किया उसे निभाया भी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ भाभी, साफ साफ बताइए ना। अदिति, धर्मेश एक सीमा नाम की लड़की को पसंद करता था। बहुत प्यार था दोनों में। मेरे पास आता था तो सीमा की ढेरों बातें करता था। कितने सपने सजाए थे उसने। सीमा को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे इतनी बातें करता था कि मैं उसके मुंह से सीमा सीमा सुनकर परेशान हो जाती थी। मेरे लिए धर्मेश छोटे भाई की तरह है। मैंने उसे बहुत समझाया कि आजकल वो ज़माना नहीं है, किसी को इतनी शिद्दत से मत चाहो कि उसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन वो तो दीवाना हो गया था सीमा के लिए। फिर एक दिन धर्मेश परेशान होकर मेरे पास आया। भाभी, सीमा के पापा को हमारे बारे में पता चल गया है। वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सीमा का फ़ोन आया था, वो बहुत रो रही थी। धर्मेश देखो, तुम तो उसे सच्चा प्यार करते हो, फिर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। तुम नौकरी करते हो, सुंदर हो, सामने से सीमा के पापा के पास जाओ और उन्हें अपनी बात समझाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो सीमा पर कहीं और शादी करने का दबाव बनाने लगे। अब ठीक कहती हो भाभी, मैं कल ही उसके पापा से मिलकर आता हूँ। धर्मेश उसके पापा के पास मिलने के लिए जाता है और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करता है। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। जिस दफ्तर में तुम्हारे पिताजी ब्रांच मैनेजर है, मैं वहाँ पर एक ऑफिस असिस्टेंट हूँ। वो कभी मेरी बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं अंकल, मैं वादा करता हूँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सीमा से। चाहे मुझ पर कोई कितना ही दबाव बना ले, बस आप हाँ कर दीजिए। मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैंने जीवन भर मेहनत करके रुपया चाहे ना कमाया हो, लेकिन इज्जत ज़रूर कमाई है। बस उसी इज्जत के खोने का डर लगता है मुझे। बाकी तुम एक अच्छे लड़के हो, ये बात मैं समझता हूँ। ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। अगर वो राज़ी हो जाए तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। पापा को मैं मना लूँगा अंकल, थैंक यू सो मच। घर आकर, माँ, मैं सीमा से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आप पापा से बात करो ना प्लीज़। कौन सीमा? देख बेटा, मुझे गैर बिरादरी में अपने बेटे की शादी करना मंजूर नहीं है। पापा नहीं मानेंगे, भूल जाओ उसे।
माँ, वो पापा के ऑफिस में सुजॉय अंकल है ना, उनकी बेटी मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी। अभी वो एक स्कूल में टीचर है। अच्छी लड़की है माँ, आप एक बार उससे मिलकर तो देखो। क्या? उस सुजॉय की बेटी? धर्मेश की माँ सीमा से उसके रिश्ते के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन बेटे के एक बार कहने पर वो सीमा और उसके पिता से मिलने को तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, कल सीमा और उसके पापा को यहाँ बुला ले, हम बैठकर बात कर लेते हैं। उस दिन धर्मेश बहुत खुश था। खुशी से उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अगले दिन सीमा अपने पिता के साथ धर्मेश के घर पहुंच गई। आ गए आप लोग, बताइए कहाँ बैठना पसंद करेंगे? जी, मैं कुछ समझा नहीं। ज्यादा भोले बनने का नाटक मेरे सामने मत करिए भाई साहब। आपकी हैसियत हमारे 60,000 के सोफे पर बैठने लायक तो है नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ कहाँ बैठना चाहेंगे। वैसे बहुत अच्छा खेल खेला आपने। एक बात बताइए, अपनी बेटी को कैसे सिखाया बड़े घर के लड़के को फंसाना? क्या सोचा था आपने? यही ना कि बड़े घर का लड़का फंसा लो और फिर शादी करके अपनी बेटी का भविष्य सेट कर दो। बिना मेहनत किए आपकी बेटी एक बड़े खानदान की बहू बन जाएगी और आपकी भी गरीबी दूर हो जाएगी। वैसे खेल तो बहुत अच्छा बिछाया था आपने, लेकिन मैं उन मूर्ख औरतों में से बिल्कुल भी नहीं जो बिना सोचे समझे किसी की भी बातों में आ जाती है। शादी तो क्या, मैं आपकी बेटी की परछाई भी अपने बेटे के ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। धर्मेश, क्या यही सब सुनाने के लिए तुमने मेरे पापा को यहाँ बुलाया था? आज मेरे पापा का सर शर्म से नीचे झुक गया, वो भी सिर्फ मेरे कारण। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। इतना बड़ा जख्म देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मरते दम तक अपने पापा का ये अपमान नहीं भूलूंगी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं आप? अभी भी कुछ सुनना बाकी रह गया है? जाइए यहाँ से। सीमा के जाने के बाद ये आपने क्या कर दिया माँ? अरे जो कहना था मुझसे कहती। उसके पापा को घर बुलाकर बेइज्जत क्यों किया आपने? प्यार मैंने किया सीमा से, उसमें उसके पिता का क्या दोष? मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। ठीक है, आपने जो किया उसका प्रायश्चित अब मैं करूँगा। मैं भी प्रण लेता हूँ कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा। अगर सीमा नहीं तो कोई भी नहीं। उस समय तो धर्मेश की माँ को यही लगा कि धर्मेश जवानी के जोश में ऐसी बातें कर रहा है, थोड़ा समय बीतने के बाद सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धर्मेश ने जो कहा उसे निभा कर दिखाया। 10 साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी वो अपनी बात पर कायम है। और सीमा, उसने शादी कर ली? पता नहीं। इस घटना के बाद उसके पापा ने ट्रांसफ़र करा लिया। वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इज्जतदार लोग थे, अपनी बदनामी सह नहीं सके। माँ जी ने बहुत गहरा जख्म दिया है भैया को। पहले तो मैं बस इसलिए जेठ जी की शादी कराना चाहती थी क्योंकि मैं उनसे परेशान हो गई थी, लेकिन अब मैं दिल से चाहती हूँ कि भैया को उनकी सीमा मिल जाए। उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अगर सीमा ने भी शादी ना की हो तो मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ कि इन दोनों की आपस में शादी हो जाए। अदिति सीमा के पुराने घर जाकर पता करती है कि यहाँ से जाने के बाद वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए। उसे पता चलता है कि सीमा अपने रिटायर्ड पिता के साथ पास ही के शहर में रहती थी। अदिति ने ठान लिया था कि वो अब सीमा से मिलकर ही रहेगी। अगले ही दिन वो सीमा से मिलने के लिए निकल पड़ती है। सीमा के घर पहुंचकर, आप ही इंग्लिश टीचर सीमा मैम है ना? जी मैं ही हूँ, कहिए। मैडम, एक बच्चा है जो बिल्कुल गुमसुम रहता है। बरसों पहले उसका एक मनपसंद साथी छूट गया था, बस तब से ही वो ऐसा हो गया है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए बच्चे के साथ? आपको तो इतने सालों का अनुभव है, आप ज़रूर मेरी उलझन सुलझा सकती हैं। आप उसे उसके साथी से मिलवा दें, शायद वो ठीक हो जाए। कई बार ना मन में कुछ बातें फांस की तरह अटक जाती हैं। जब तक वो फांस ना निकले जीना मुश्किल हो जाता है। तो फिर चलिए मेरे साथ, अब उस बच्चे के हंसने के दिन वापस आ गए हैं। चलिए अपने साथी के पास। अरे कौन है आप? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? कौन सा बच्चा? सीमा दीदी, आपने शादी नहीं की ना? धर्मेश भैया ने भी नहीं की। वो धोखेबाज नहीं है, उन्होंने अपना वादा निभाया है। बस बहुत इंतज़ार कर लिया उन्होंने अपने बिछड़े साथी का। अब आप चलिए ना उनके पास। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं वो सब बहुत पीछे छोड़कर आई हूँ, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। अच्छा, तो फिर आज तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि आप आज भी प्यार करती हैं धर्मेश भैया से। देखो, जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आप बस हाँ बोल दो, मैं आप दोनों की शादी कराऊंगी। माँ जी को भी मैं मनाऊंगी। बस आप एक बार उन्हें मौका देकर तो देखो।
मैं उस घर में कभी पैर नहीं रखना चाहती जहां मेरे पापा का अपमान हुआ था। तुम कुछ नहीं जानती अभी। दीदी माँ जी शर्मिंदा है और उन्हें उनकी करनी का फल भगवान ने दे दिया है। पिछले 10 सालों में भैया ने माँ जी से 10 बार भी बात नहीं की। वो चुप चुप रहते हैं और हर समय चिंता में घिरे रहते हैं। गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब माँ जी को माफ़ करके बड़प्पन दिखा दीजिए ना। प्लीज़ मना मत करना। आपके पापा भी तो आपका घर बसता देखना चाहते होंगे। बोलिए ना। पापा तो कह कह कर थक गए, लेकिन मेरे मन में तो बस धर्मेश है। मैं किसी और के साथ अपना जीवन बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अदिति के बार बार समझाने पर सीमा वापस उसके साथ धर्मेश से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। देखिए माँ जी, मैं ले आई आपकी बड़ी बहू को। मैंने कहा था ना, भैया की तपस्या भंग करके मैं रहूंगी। सीमा, तो अभी तक कुंवारी है, शादी नहीं की तूने? नहीं माँ जी, मैंने धर्मेश को वादा किया था, वो नहीं तो कोई भी नहीं। मुझे माफ कर दो बच्चों, तुम्हारे ऐसे पवित्र प्रेम को मैंने रुपयों की कसौटी पर तोला। सिर्फ धर्मेश ही नहीं, तू भी आज तक कुंवारी बैठी है। बस अब तू हाँ कर दे बेटा, और इस बुढ़िया को पाप बोझ से मुक्ति दिला दे। लेकिन मम्मी जी, भैया ने तो कसम खाई है ना कि वो शादी ही नहीं करेंगे। मना कर देते हैं सीमा भाभी को। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस ये कहा कि सीमा के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। अब तो भैया ने भी अपने मुंह से कबूल कर लिया कि वो शादी के लिए तैयार है। अब मैं और इंतजार नहीं करने वाली। सास अपूर्वा के माफी मांगने पर सीमा उन्हें माफ कर देती है और फिर देवरानी अदिति धूमधाम से बारात लेकर अपनी जिठानी को लेने निकल पड़ती है।